कल से हमने इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट की थी, यानी उसमें एक पार्ट मैंने डाल दिया है, यानी कि एपिसोड फर्स्ट। और एक बात यह है कि यानी कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ ना, उसका जो भी नोट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे देख लेना। तो आज है इकोनॉमी का दूसरा पार्ट। उसमें अपना रह गया था ब्रिटिश भारत में कृषि क्षेत्र की स्थिति, यानी उसमें सामान्य बातें पढ़ ली थी। यानी भारत एक उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बन गई थी, अंग्रेज़ों ने भारत को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बना दिया था। और उसके अंतर्गत जो कुछ जैसे कि दादा भाई नारोजी जो अपनी पुस्तक थी उसमें प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय और धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, उसके बारे में बता दिया था। और कुछ अन्य व्यक्ति थे जिन्होंने दिया था, जैसे कि आर सी दत्त था, जो कि 1901 में एक पुस्तक लिखता है हिस्ट्री इकोनॉमी ऑफ इंडिया, यानी भारत की अर्थव्यवस्था का इतिहास, यानी वो पुस्तक लिखी थी। तो आज अपना चलेगा ब्रिटिश भारत में कृषि क्षेत्र की स्थिति। ब्रिटिश भारत में कृषि क्षेत्र की स्थिति, इसके बारे में चलेगा। कल यहाँ पर अपन ने इसको क्लास को ड्रॉप कर दिया था, यहाँ पे रोक लिया था। तो अपन ने यहाँ तक बता दिया था कि जो अंग्रेज थे वो भारत में कृषि क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे। एक था वो राजस्व व्यवस्था और एक कृषि व्यवसायीकरण, यानी कृषि का वाणिज्यीकरण। तो आज हम पढ़ेंगे भू राजस्व व्यवस्था के बारे में, यानी कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, यानी किस प्रकार कर लिए जाते थे। यानी कि पहले तो भू राजस्व व्यवस्था, यानी कि कर लेना, यानी कर लगाना, यानी कर किस प्रकार प्राप्त किए जाएंगे, कर की व्यवस्था किस प्रकार होगी। यानी जो अंग्रेज अपने क्षेत्र में अधिकार कर लिए थे, जिन्हें हम ब्रिटिश भारत कहेंगे, उस समय किस प्रकार अंग्रेजों के द्वारा कर लगाए जाएंगे। तो वो कहाँ पे पढ़ेंगे हम, भू राजस्व व्यवस्था में, जो कि कृषि के ऊपर कर लगाए गए थे। और दूसरा है कृषि का व्यवसायीकरण, यानी कृषि का वाणिज्यीकरण। ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेगा। तो अब बात आती है, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे या अंग्रेज थे, वो अधिक से अधिक लगान वसूल करने के लिए 3 पद्धतियों को लागू किया। यानी कि इन क्षेत्रों से लगान किस प्रकार प्राप्त किया जाए, यानी जो ब्रिटिश भारत के अधीन हो गए थे, उन क्षेत्रों से सर्वाधिक लगान किस प्रकार प्राप्त किया जाए, इससे संबंधित 3 नई पद्धतियों का प्रचलन किया, जिसमें से एक थी स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था, दूसरी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरी थी महालवाड़ी व्यवस्था। यानी 3 व्यवस्थाएं लागू की। कृषि भू राजस्व व्यवस्था के लिए 3 व्यवस्थाएं लागू की गई। एक तो स्थायी बंदोबस्त या जागीरदारी व्यवस्था, दूसरी रैयतवाड़ी व्यवस्था, तीसरी महालवाड़ी व्यवस्था। तो इसमें से पहली बात आती है स्थायी बंदोबस्त या जागीरदारी व्यवस्था। तो अपना जो यानी 1757 में एक हुआ था प्लासी का युद्ध और एक 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। यानी 1757 में प्लासी का युद्ध होने के बाद अंग्रेजों ने स्वतंत्र रूप से तो अधिकार नहीं थे, लेकिन 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है तो वह बंगाल प्रेसिडेंसी के ऊपर अपना अधिकार कर लेते हैं। बंगाल के अंतर्गत बंगाल का क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। तो बंगाल के क्षेत्र में उस समय बिहार भी था और उड़ीसा भी शामिल था। तो यानी कि अंग्रेजों का 1764 के बाद जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, यानी बंगाल का जो एरिया था, बंगाल प्रांत था, वो अंग्रेजों के अधीन हो गया था बक्सर के युद्ध के बाद में। और अब वो अंग्रेजों के अधीन आएगा। अंग्रेज उस क्षेत्र से किस प्रकार भू राजस्व व्यवस्था लागू की जाए, इससे संबंधित सोचने लगे। और ये भू राजस्व व्यवस्था 1764 के बाद से लागू करना प्रारंभ हो गई थी। यानी सर्वप्रथम लॉर्ड क्लाइव ने की, फिर वॉरेन हेस्टिंग ने की, यानी कि इन दोनों ने की। लेकिन इनकी जो ये भू राजस्व व्यवस्था थी ना, ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई, यानी इतनी खरी नहीं उतरी जितना कि ये सोच रहे थे। तो उसके बाद में 1793 में, तब 1793 में एक गवर्नर आएगा, गवर्नर जनरल, जिसका नाम था
लॉर्ड क्लाइव, सॉरी लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि लॉर्ड क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स ने तो प्रारंभ किया था, यानी कि वो लगान लगाया था, लेकिन उनकी वो व्यवस्था सफल नहीं हो पाई। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस इस व्यवस्था को लागू करेगा, किसको, जमींदारी व्यवस्था को। अब देखते हैं ये व्यवस्था क्या है, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था। तो इससे पहले मैंने बताया कि जो लॉर्ड क्लाइव था, वॉरेन हेस्टिंग्टन था, उनकी व्यवस्था लागू नहीं हो पाई, यानी अस्थायी रूप से थी। कभी किस प्रकार कर दिया जाता करों का बंटवारा, कभी किस प्रकार, यानी कि टैक्स किस प्रकार लगाया जाए, ये निश्चित रूप में नहीं था। तो बाद में लॉर्ड क्लाइव कॉर्नवालिस ने यह व्यवस्था लागू की, और इसलिए ये स्थायी बंदोबस्त, यानी कि वो स्थायी हो गई। पहले की तरह नहीं थी कि कभी कोई आए अलग अलग कर लगाता था, अलग अलग प्रकार से लेता था। उसी प्रकार लॉर्ड क्लाइव ने 1793 में यह व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था में क्या किया, जो लॉर्ड क्लाइव था ना, वो किसानों से सीधा संपर्क न करके जो जागीरदार या जमींदार होते थे उनसे संपर्क किया। यानी कि ये नेक्स्ट बात ये है कि स्थायी बंदोबस्त या समझौता जमींदारों के साथ, यानी कि जमींदारों के साथ किया, न कि किसानों के साथ। तो जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया, यानी भूमि का स्वामी किन्हें माना गया, जमींदारों को, न कि किसानों को। तो क्या हुआ कि जो जमींदार होते थे, यानी अंग्रेजों ने जमींदारों को ये दायित्व सौंपा कि आप जितने भी इनकम होगी वो आप भू राजस्व व्यवस्था लगाओगे, किनके ऊपर, अपनी भूमि के ऊपर, और ये भू राजस्व व्यवस्था आप किसानों से प्राप्त करोगे, यानी किसानों से वसूलोगे, और हमारे को यह कर या लगान दोगे, यानी हमारे को अब राष्ट्रीय केंद्रीय कोष में ये कर जमा कराओगे। कौन सा वाला, ये किसानों से वसूल किए जाने वाला, यानी कि स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें भूमि का स्वामी किसानों को न मानकर जमींदारों को माना गया। इसके बाद में आती है, यानी कि ये नेक्स्ट बात यह है कि किसानों से लगान वसूलना जमींदारों का उत्तरदायित्व बन गया, यानी कि अंग्रेजों ने जमींदारों को सौंप दिया लगान वसूलने का कार्य। तो जो जमींदार वर्ग थे वो किसके प्रति उत्तरदायित्व रहेंगे, लगान देने के लिए अंग्रेजों के प्रति। तो इन्होंने एक नियम लगाया अंग्रेजों ने, यानी कि नियमित रूप से इस कर को प्राप्त करने के लिए जो किसानों से जमींदारों के द्वारा कर वसूला जा रहा है, उसको नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्था लागू की, सूर्यास्त का नियम कहते हैं जिसे। यानी कि क्वेश्चन आता है कि सूर्यास्त का नियम क्या है या किससे संबंधित है, यानी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है, जो कि ब्रिटिश काल में लगाया गया था। कौन सा, सूर्यास्त का नियम। अब इसके अंतर्गत क्या होता है सूर्यास्त के नियम, यानी कि मान लो एक महीना है, यानी किसानों से एक मंथ में जो भू राजस्व व्यवस्था यानी भू राजस्व इकट्ठा किया जाता था, तो उसकी मान लो 1 तारीख से 31 तारीख, तो 31 तारीख निश्चित कर दी जाए या 30 तारीख कि इस तारीख को आपको कर जमा कराने हैं राष्ट्र केंद्रीय कोष में या ब्रिटिश कोष में, यानी ब्रिटिश कोष में इस तारीख को आपको कर जमा करवाने हैं। और यदि इस तारीख को सूर्यास्त यानी कि सूर्य छिपने से पहले जमा नहीं करवाया गया, यानी इसके बाद में यदि आप जमा कराते हो तो आपकी जमींदारी छीन ली जाएगी। तो अपनी ये जो जागीरदार थे, ये अपनी जागीरदारी के कारण, यानी जागीरदारी छीन न जाए इस कारण अपना कर वो जो लगान वसूल करते थे वो ब्रिटिश कोष में जमा करवा देते थे। लेकिन जो इसमें सूर्यास्त के बाद में जमा कराता था उससे जागीरदारी व्यवस्था छीन ली जाती थी, यानी कि उसकी जो भूमि थी ना उसके ऊपर सीधा केंद्र का अधिकार हो जाता था, यानी ब्रिटिश प्रांतों का अधिकार हो जाता था, यानी ब्रिटिश भारत का अधिकार हो जाता था। तो ये थी सूर्यास्त का नियम। फिर उसके बाद में अब ये लगान तो लेंगे, किस प्रकार लेंगे, यानी कि इन्होंने लगान की दर मान लो 11 रुपये प्राप्त कर रहे हैं 100 में से, तो 11 में से 10 रुपये तो ब्रिटिश रखेंगे और 1 रुपये जमींदारों को देंगे। तो यानी कि 10/11 भाग ब्रिटिश और 1/11 भाग जमींदारों के द्वारा। तो जो लॉर्ड का कॉर्नवालिस है ना,
वो इस व्यवस्था को दो व्यक्तियों के माध्यम से या दो व्यक्तियों की सलाह से लागू करता है। एक का तो नाम है जेम्स ग्रांट और दूसरे का नाम है सर जॉन सॉर। यानी कि दो व्यक्तियों की सलाह के माध्यम से इसे लागू करता है। एक का तो नाम है जेम्स ग्रांट और दूसरे का नाम है सर जॉन सॉर। इस व्यवस्था को इनकी सलाह से लागू किया। तो प्रारंभ में लागू किया था कब 1793 ईस्वी में। तो इन्होंने प्रारंभ में बंगाल प्रांत को जीता था। तो बंगाल प्रांत में मैंने बताया था कि बिहार, उड़ीसा, बंगाल ये तीनों आते हैं। तो जो ये व्यवस्था लागू की गई थी ये 5 क्षेत्रों में लागू की गई थी। एक तो बंगाल में, एक बिहार में, एक उड़ीसा में और एक बनारस में, एक उत्तरी कर्नाटक में। तो बात की जाए कि जागीरदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस किस क्षेत्रों में लागू की गई। पहली बात यानी हम कह देंगे बंगाल प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा। फिर उसके बाद में कौन कौन से रह गए, एक तो बनारस, यानी उत्तर प्रदेश में मात्र बनारस है, अवध भी नहीं है, आगरा भी नहीं है। कौन सी में, इसमें स्थायी बंदोबस्त या जागीरदारी व्यवस्था में। तो इसमें है बनारस, मात्र यूपी का। और जो उत्तरी कर्नाटक है, कर्नाटक का जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ पर भी ये जागीरदारी व्यवस्था लागू थी। फिर उसके बाद में बात की जाए कि ये जो जागीरदारी व्यवस्था थी या स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था थी, इसके अनेक नामों से जाना जाता है। जिनमें से एक तो नाम है इस्तमारारी बंदोबस्त, यानी कि इस्तमारारी बंदोबस्त, जागीरदारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था, बीसवेदारी व्यवस्था, यानी कि इसके अनेक नाम हैं। यानी कि एक तो होगा स्थायी बंदोबस्त, एक जमींदारी व्यवस्था, एक इस्तमारारी व्यवस्था, एक जागीरदारी व्यवस्था, एक मालगुजारी व्यवस्था और एक हो गई बीसवेदारी व्यवस्था। ये स्थायी बंदोबस्त के या जागीरदारी व्यवस्था के अन्य नाम हैं। यानी कि एग्जाम में इन नामों से भी पूछा जा सकता है कि ये व्यवस्था क्या थी, किनके समय लागू की गई। किसने लागू की थी ये? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। फिर यानी कि अपनी एक व्यवस्था पूर्ण हो चुकी है, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था। अब नेक्स्ट आती है रेतवाड़ी व्यवस्था। यानी कि ये तो प्रारंभ में यानी सर्वप्रथम लागू की गई व्यवस्था थी, तो ये दूसरे नंबर पे लागू की गई व्यवस्था थी। तो रेयत, रेयत का अर्थ होता है, यानी कि रेयत, रेयत का अर्थ होता है किसान। ठीक है, यानी कि रेयत का अर्थ होता है किसान। यानी कि ऐसी व्यवस्था जो डायरेक्ट किसानों से, वो ऐसा लगान जो डायरेक्ट किसानों से लिया जाए, तो उसे रेयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। यानी कि यह दूसरी व्यवस्था थी यह दूसरी व्यवस्था थी भू राजस्व से संबंधित और मुख्य रूप से दक्षिण भारत में लागू की गई थी। ये जो व्यवस्था थी ये दक्षिण भारत में लागू की गई थी, दूसरी भारत की भू राजस्व व्यवस्था थी। और इस रेयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ लागू, यानी कि किसानों के साथ लागू की गई थी। यानी कि जो भी इनकम होगी भूमि से, तो किसान डायरेक्टली ब्रिटिश कोष में अपना लगान चुकाएंगे। तो ये थी रेयतवाड़ी व्यवस्था। फिर उसके बाद में यानी किसानों को भूमि का स्वामी माना गया। यानी किसान जब भूमि का स्वामी होगा तभी तो डायरेक्टली टैक्स देगा, तो इसे किसानों को भूमि का स्वामी माना गया और इसे कृषक स्वामित्व की स्थापना हुई। यानी कि इस बात यानी भूमि का स्वामी माना, इसलिए कृषक भूस्वामित्व की स्थापना हुई, कृषक भूस्वामित्व की। तो बात आती है कृषक भूस्वामित्व की व्यवस्था कौन सी भू राजस्व व्यवस्था में की गई? रेयतवाड़ी व्यवस्था से। फिर उसके बाद में इसको किसने लागू किया है, कब लागू की गई? यानी कि इसको सर्वप्रथम टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने लागू किया। यानी कि रेयतवाड़ी व्यवस्था का जनक है टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। फिर कब लागू किया? यानी इसने सर्वप्रथम 1795 ईस्वी में। कब? 1795 ईस्वी में टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने एक तमिलनाडु, जो अपना तमिलनाडु स्टेट है उसमें एक जगह है जिसका नाम है बारामहल, यानी बारामहल जिले के अंदर, बारामहल जिले में इस व्यवस्था को लागू किया। किसने? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। तो अब इन्होंने बारामहल नामक स्थान जिले में लागू कर दिया।
तो ये जो व्यवस्था थी ना, ये ब्रिटिश भारत के 4 क्षेत्रों में लागू की गई। इससे पहले मैंने बताया था कि ये जो व्यवस्था थी ना, ये कौन सी वाली, स्थायी बंदोबस्त की, ये 5 क्षेत्रों में थी। और ये जो समुच्चय भारत यानी जितना भी ब्रिटिश भारत है, मान लो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकार में 100% क्षेत्र है, तो उसका 19% क्षेत्र इस व्यवस्था के अंतर्गत आता था। यानी 19% जमींदार लोग थे ना, यानी 100 में से 19% जो एरिया में आते थे, तो उसमें वो लोग ये कर चुकाते थे। यानी 19% लोग इस चुका, यानी 19% भूमि पर ही लगाया गया था। कौन सा कर, जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त। लेकिन जो ब्रिटिश भारत, जो दूसरी रैयतवाड़ी व्यवस्था है, इसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, यानी ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कर लगाया गया। कितने क्षेत्रफल पर, 51%। क्वेश्चन उठेगा कि यानी कि सर्वाधिक कर, वो ब्रिटिश भारत में सर्वाधिक कर कौन सी व्यवस्था से लिया, कौन सर्वाधिक क्षेत्र वाला, सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी व्यवस्था है। यानी कि ब्रिटिश भारत का जो क्षेत्रफल था 51%, वो सर्वाधिक इसी के अंतर्गत आता था। कौन सी के अंतर्गत, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। तो 51% भूमि से कर वसूल किया जाता था। यानी 51% क्षेत्रफल वाली भूमि से कर वसूल किया जाता था। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे, यानी ब्रिटिश भारत के 4 क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा इसमें। यानी कि आप देखो, इसमें तो 19% क्षेत्रफल है और इसमें 51% है। तो अंग्रेजों क्या दी, 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। एक तो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, एक बम्बई प्रेसिडेंसी थी, और एक थी वो क्या नाम है, मद्रास प्रेसिडेंसी। यानी कि ये 3 प्रेसिडेंसियाँ इनमें शामिल थी, मद्रास, बंगाल और बम्बई प्रेसिडेंसी। तो इनमें से मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, ये दोनों प्रेसिडेंसी रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आ गई। यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो किसान लोग थे वो स्वयं जाके अपना कर चुकाते थे। तो उसमें यानी फिर इनका सर्वाधिक क्षेत्र यानी 51% क्षेत्र, यानी अंग्रेज जो ब्रिटिश भारतीय, जो अंग्रेजों का जिन क्षेत्रों पर अधिकार था, यानी ब्रिटिश भारत कहते हैं जिन क्षेत्रों पर अधिकार था, तो उसका जो 51% क्षेत्रफल था उसके ऊपर ये व्यवस्था लागू थी। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी व्यवस्था लागू थी वो लगान से संबंधित, तो वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। और ये कौन, इसमें 4 क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। एक तो मद्रास प्रेसिडेंसी, और एक बम्बई प्रेसिडेंसी, और एक असम, और नेक्स्ट है कर्नाटक का एक क्षेत्र है कुर्ग, कर्नाटक का क्षेत्र कुर्ग। यानी कि इसमें तो कर्नाटक यानी उत्तरी भाग शामिल किया जाता है, और इसमें कर्नाटक के कुर्ग को शामिल किया गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है, एक तीसरी व्यवस्था है महालवाड़ी व्यवस्था। तो महालवाड़ी व्यवस्था, महाल का अर्थ क्या होता है, पहली बात ये जो महाल है इसका अर्थ होता है ग्राम समूह। यानी गांव का समूह। यानी कि इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या किया जाता था कि अंग्रेज लोग थे ना, वो एक गांव को ये व्यवस्था यानी कि कर इकट्ठा करने का जिम्मा दे देते थे। यानी कि एक गांव में गांव वाले स्वयं भी इकट्ठा कर लेंगे। यानी कि मान लो एक गांव का मुखिया होता था, तो वो जितने भी व्यक्ति थे जो किसान थे वो अपना कर ला के मुखिया को दे देते थे, और मुखिया इसे ब्रिटिश राजकोष में जमा करवा देता था। इसे ही महालवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। यानी ग्राम समुदाय के द्वारा दी जाने वाले कर या लगान व्यवस्था महालवाड़ी व्यवस्था कहलाती है। तो बात आती है, इसे सर्वप्रथम किसने लागू किया, इसने सर्वप्रथम हास्ट मैकेंजी ने लागू किया। इसे सर्वप्रथम हास्ट मैकेंजी ने 1822 ईस्वी में लागू किया, और ये भी 3 क्षेत्रों में लागू होगी। एक तो है पंजाब, एक है यूपी। यूपी में यहाँ पे देखना, यहाँ पे है बनारस, यहाँ पे केवल बनारस है, और यहाँ पे है आगरा और अवध। यानी आगरा व अवध के क्षेत्र को शामिल किया जाएगा इस व्यवस्था में। और तीसरा है मध्य प्रांत। मध्य प्रांत यानी जो आधुनिक मध्य प्रदेश है उसे पहले मध्य प्रांत कहते थे। तो ये हो गई ब्रिटिश काल की भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्रिटिश भारत की कृषि क्षेत्र की स्थिति, और उसमें भी भू राजस्व व्यवस्था यानी कि लैंड रिवेन्यू सिस्टम आज अपना कंप्लीट हो गया। और इसके बाद में नेक्स्ट रहेगा कृषि का व्यवसायीकरण या कृषि का वाणिज्यीकरण। और अपनी प्रतिक्रिया देते रहना। नमस्कार।